लास्ट क्या था हमारा कि भाई जो डाइएटम है इसकी कोशिका भित्ति कैसी है, कारण मालूम है क्या है, ठीक है। अब इसकी कोशिका भित्ति में सिलिका उपस्थित है, ठीक है, जिस कारण से क्या है, कठोर है, तो डाइएटम की कोशिका भित्ति को नाम दिया जाता है फेस्ट्यूल, याद रखिएगा इसको, ठीक है, कि डाइएटम की कोशिका भित्ति क्या कहलाती है, फेस्ट्यूल, ठीक है। चलो उसके बाद हमने कहीं ना कहीं क्या देखा था, इसका उपयोग है ना, किसका उपयोग, डाइएटम का या मृत डाइएटम का, मृत डाइएटम का, कि यदि डाइएटम जब मर जाती है तो मरने के बाद, मृत होने के बाद ये एक्चुअल में कहां पर मिलती है, पानी की सतह पर मिलती है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोला था कि ये पानी की सतह पर मिल रही है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, तो क्या बोला था इसको, पादप प्लावक, याद है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टन। प्लावक इसलिए बोला क्योंकि ये जल की सतह पर तैर रही है, अब पादप इसलिए बोला क्योंकि क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, इसलिए क्या बोला, पादप प्लावक। लेकिन जब ये मर जाएगी, मर जाएगी मतलब कि मृत हो जाएगी, तो ये पानी की निचली सतह पर जाकर के क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। अब बैठने के कारण मरने के बाद इसका नाम जो होता है वो क्या हो जाता है, या तो हम इसको बोल देंगे क्या कि है कौन, ये मृत डाइएटम, और जो मृत डाइएटम है जब पानी की सतह पर जब बैठ जा रही है तब इसका नाम क्या दिया जा रहा है, डाइएटमी है, क्या हुआ, डाइएटमी मृदा, या दूसरा नाम क्या था इसका, डाइएटोमाइट, ठीक है। अब इस मृत डाइएटम का है कुछ प्रयोग है ना, अब प्रयोग क्या है देखो जरा, कि जब ये मृदा के रूप में आ जाएगी, जब ये मृत हो जाएगी तो इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं, तो अग्नि रोधक कक्ष बनाने में। अब अग्निरोधक कक्ष का मतलब एक ऐसा घर, एक ऐसा रूम जिसके अंदर आग जल रहा हो और उस आग का प्रकोप बाहर नहीं आना चाहिए। अब काहे नहीं आएगा, इस वजह से अगर मैं इस डाइएटोमाइट का, इस डाइएटमी मृदा का प्रयोग करूंगा तो क्यों बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर, कारण क्या है, अब इतनी कठोर है कि इस पर उच्च से उच्च ताप का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगर मैंने इसको चिमनी भट्टी बनाने में इस मृदा का प्रयोग किया, अंदर का और आग जल रही है लेकिन इसका प्रकोप बाहर नहीं पड़ गया, ठीक है। दूसरा पॉलिश बनाने में, ठीक है। तीसरा पेंट बनाने में। चौथा सिरफ को छानने में। और पांचवा टूथपेस्ट बनाने में। तो ये कुछ प्रयोग थे इसके, ठीक है। और इसका एक बहुत भयंकर प्रयोग है, देखो एकदम इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कितना हुआ, 5, इसको छठे नंबर पे याद रखिएगा कि और इसका ये प्रयोग क्या है। तो प्रदूषक सूचक के रूप में। अभी प्रदूषक सूचक क्या है, प्रदूषक माने प्रदूषण है, सूचक माने सूचित करने वाला, बतलाने वाला। यानी कि मैं इस डाइएटम का प्रयोग करके ये पता कर सकता हूं कि जो जिस जल में, ये डाइएटम कहां पर मिलते हैं, जल में मिलते हैं, ठीक है। कौन से जल में, लवणीय और स्वच्छ दोनों में, ज्यादातर लवणीय जल में, ठीक है। अब जहां भी मिल रहा है, ये जिस जल में भी मिल रहा है, उस जल को यदि मुझे पता करना है कि वो जल शुद्ध है या प्रदूषित है, इसका पता लगाया जा सकता है। जानते हो कैसे, क्योंकि क्या करेगा, जल में रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा क्या। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जल के अंदर ही क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब वृद्धि के दौरान क्या ये जल में से पोषण प्राप्त कर रहा होगा क्या। अब बताओ कौन से जल में ज्यादा पोषण होगा, जो जल स्वच्छ होगा या जो जल प्रदूषित होगा, ठीक है। अब ना हमने क्या किया कि 2 जगह का जल लेकर आया और मुझे ये पता करना है कि दोनों जल में से स्वच्छ जल कौन है, ठीक है। ये लो, यहां पे एक जार में डाल दिया मैंने, क्या है, जल, इसका जार का नाम रख दिया ए। एक और जार ले लिया बी, और दोनों में हमने क्या किया, अलग अलग जगह का जल इसमें डाला हुआ है, ठीक है। और दोनों में क्या डाल देना है हमें, डाइएटम। कहां पर मिलेंगे, इसके ऊपर ही सतह पर, ठीक है। कुछ दिनों के बाद देखेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद देखेंगे,
अगर मैंने कहा कि ए के अंदर इसकी वृद्धि हो गई है, अब बी के अंदर वृद्धि नहीं हुई है, तो कौन सा जल साफ है? ए वाला। तो क्या इसने प्रदूषक सूचक के रूप में कार्य किया क्या? यानी कि मैं इसको किसी जल में डालकर ये पता लगा सकता हूं कि जो जल है वो जल स्वच्छ है या फिर अशुद्ध है, यानी कि प्रदूषित है। अब जाकर के खत्म हुआ है। देखो मृदा कैसे बनती है, मतलब नहीं समझे। हाँ ठीक है, बिल्कुल जी डाइएटम है, मैंने इसको कहा दिया है, नोट में बताया ना कि इसका प्रयोग मैं कहाँ कर सकता हूँ। ये पांचों के पांचों प्रयोग मरने के बाद हैं, ठीक है। ये जो छठा प्रयोग है मरने से पहले है, लेकिन कुल मिला जुलाकर मैं कह सकता हूँ क्या कि ये छयों के छयों प्रयोग किसके हैं? कह सकते हो ना, ठीक है। तो ये 5 प्रयोग किसका है? इसी डाइएटम का है, लेकिन मृत होने के बाद, यानी कि डाइएटोमाइट का है, ठीक है। लेकिन मृत होने से पहले जब ये डाइएटम के रूप में है, जब वृद्धि कर रहा है, हम क्या करेंगे? 2 जगह का जल, 3 जगह का जल, जहां का भी आपको जल लाना है आप ला देना आपको, और उसके अंदर क्या डाल देना है? डाइएटम। अगर कुछ दिनों के बाद इसने वृद्धि की, इसका मतलब जल क्या है? स्वच्छ है। अगर वृद्धि नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब जल क्या है? स्वच्छ नहीं है, यानी कि प्रदूषित है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपने नहीं लिखे थे, जैसे ये फिस्ट्यूल नहीं लिखा था, इसको लिख लीजिएगा, ये आपने लिख रखा था, और ये छठा पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये प्रदूषक सूचक के रूप में कार्य करता है। याद रहेगा ना कि कैसे प्रदूषक सूचक के रूप में कार्य करता है, ये बोलना पड़ेगा 1-2 लाइन। अच्छा पहले इसको लिखो, कोशिका भित्ति वाली बात लिखो। ये पूछता है ना कि फिस्ट्यूल जो है किसकी कोशिका भित्ति है, याद रखिएगा डाइएटम की कोशिका भित्ति है। अब डाइएटम किसी एक का नाम है कि पूरे समूह का नाम है? समूह का नाम है। अरे बाबू ग्रुप है ये, क्राइसोफाइट पढ़ रहे थे ना, क्राइसोफाइट क्या था? समूह था। उस क्राइसोफाइट के अंदर क्या देखा हमने? डाइएटम, दूसरा कौन था? डेस्मिड, ठीक है। तो डाइएटम भी का है, एगो समूह है, एगो ग्रुप है। डेस्मिड भी का है, एगो समूह है, यानी कि डाइएटम में बहुत सारे डाइएटम होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसका, ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल लिखिए इसका, ट्राइसिरेटम लिख देता हूं मैं इधर, मिटा दो इसे। डाइएटम का कुछ एग्जाम्पल, ट्राइसिरेटम। ट्राइसिरेटम का है एक प्रकार का डाइएटम है। नेविक्यूला, सिम्बेला, याद रखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके ये डाइएटम के, ट्राइसिरेटम, नेविक्यूला और सिम्बेला। अब ये हो जाए तो इसके बाद आप हेडिंग लेकर आइएगा क्या? डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में फटाफट इसके बारे में जल्दी देखते हैं। एक मिनट, वो हेडिंग ले लिएगा डाइनोफ्लैजिलेट का, एक नोट छूटा हुआ है डाइएटम में, एक चीज छूटा हुआ है। लाल समुद्र का नाम सुने हो? लाल समुद्र है? अरे ठहर जाओ, मैंने पूछा लाल समुद्र का नाम सुने हो, और आपने जो डाइनोफ्लैजिलेट कर रहे हो ना, वो लाल तरंगे हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ा करो, लाल समुद्र और लाल तरंगे दोनों में अंतर है, आएगा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा वहां पर देखोगे तो। बस एक अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु, अरे सॉरी डाइएटम नहीं, साइनोबैक्टीरिया में छूटा हुआ है, जरा साइनोबैक्टीरिया में आ जाओ तो। साइनोबैक्टीरिया का एक पॉइंट छूटा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया जहां पे लिखे हो ना, ठीक है, वहां पर एक नोट लिखना है। उससे पहले जरा समझिए कि समुद्र जो है, ये रहा समुद्र, ठीक है। अब समुद्र का पानी कैसा दिखाई दे रहा है? लाल, तो इसको क्या कहते हैं? लाल समुद्र, ठीक है, रेड सी, ठीक है। यानी कि पानी जो होगा वो कैसा दिखाई देगा?
लाल दिखाई देगा। इस कारण से क्या कहते हैं इसको? लाल समुद्र कहते हैं। ठीक है, अब ये लाल समुद्र पता है किस वजह से? क्योंकि यहाँ आसपास में क्या मिल रहा है? साइनो बैक्टीरिया मिल रहा है एक प्रकार से। अब कौन है साइनो बैक्टीरिया? उसका नाम है ट्राइको डेस्मियम एरिथ्रियम। हम भी सच चाहते थे कि नाम जो है ना बड़ी आसान आसान लिखा जाए, लेकिन समस्या है कि हम उस समय थे नहीं, तो नाम एकदम बढ़िया बढ़िया लिखते। बच्चा हम लोग उस समय नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं बनता है। हम लोग उस समय तो पैदा भी नहीं लिए थे जब ये सब वैज्ञानिक ने खोज रखा था। ठीक है, तो कौन सा साइनोबैक्टीरिया है? तो ट्राइको डेस्मियम एरिथ्रियम, जिसके वजह से समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है? लाल। अब ये को क्या बोला इसको? लाल समुद्र। एक आएगी लाल तरंगे या लाल ज्वार। इसका मतलब क्या होता है कि समुद्र में लहर होती है क्या है? तो समुद्र की जब लहरें चलेंगी तो वो लहरें लाल दिखाई देंगी। तो अब आएगा कि वो लहरें किस वजह से लाल दिखाई दे रही हैं और ये पानी किस वजह से लाल दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग बिंदु है, याद रखिएगा। तो ये लाल समुद्र किस वजह से? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की वजह से। कौन है ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम? एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, खत्म करो इसको, साइनोबैक्टीरियम जल्दी से। डाइनोफ्लैजिलेट, हो गया? चलिए सबसे पहला बिंदु लिखिएगा, इनमें जैव संदीप्ति पाई जाती है। जैव संदीप्ति, इनमें जैव संदीप्ति पाई जाती है। हो गया? अब जैव संदीप्ति समझते हो? चांद क्या? चांद के पास अपना प्रकाश है? किसने बोला अपना प्रकाश है? चांद के पास अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। आप ऐसा अगर एक नॉर्मली कहना चाहो तो दिन भर वो सूर्य के प्रकाश में चार्ज होता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, दिन भर वो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है। रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है, यानी कि हमारे पृथ्वी के दूसरे साइड में चला जाता है, तो जिस साइड में हमें उस साइड में सूर्य दिखाई नहीं देता है, उस साइड में क्या दिखाई देता है? चांद। और वो चांद जो है उसकी अपनी स्वयं की चमक नहीं है, वो सूर्य के चमक की वजह से क्या कर रहा है? चमक रहा है। उसको कहते हैं क्या? जैव संदीप्ति तो नहीं कह सकते, उसको कहते हैं संदीप्ति, ल्यूमिनेसेंस। जैव संदीप्ति क्यों बोला? कि यदि कोई जीव ऐसी प्रतिक्रिया करे तब क्या कहेंगे? जैव संदीप्ति। मान लो हम बाहर गए, धूप में घूम फिर के आए, चार्ज हो गए, यहाँ आके खड़े हो गए, बल्ब बुझा दिया, चमक रहे हैं, तो चमक रहे हैं, इसका मतलब क्या? संदीप्ति दिखा रहे हैं। और जैव इसलिए बोला कि मैं क्या हूं? एक जीव हूं। तो यदि कोई जीव ऐसी क्रिया दिखाए, ऐसी प्रतिक्रिया दिखाए, तो इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जैव संदीप्ति। जुगनू देखे हो? जुगनू में लगता है ना कि कोई बैटरी लगा के बल्ब लगा के फिट कर दिया, जुगनू उड़ता है, रात में चमकता रहता है। कैसे चमकता है? वो एक प्रकार का क्या है? जैव संदीप्ति है। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही लक्षण है किसके पास? डाइनोफ्लैजिलेट के पास। चैप्टर खत्म होने दो तो वापस हम लोग इसको देखेंगे। तो समुद्र के किनारे, ये हो गया समुद्र, यहाँ किनारे पर कहीं ना कहीं लहरें आ रही होंगी। अब ये लहरें रंगीन रंगीन कलर में चमक रही होंगी, कोई लाल, नीला, पीला, हरा, ये क्या हो रही होंगी? चमक रही होंगी। क्यों चमक रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है? डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट एक प्रकार से क्या दिखाता है? जैव संदीप्ति। डाइनोफ्लैजिलेट का है, जीव है, संदीप्ति दिखा रहा है, यानी कि प्रकाश पड़ने पर चमक रहा है। तो चमक रहा तो क्या बोला हमने उसको? कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? जैव संदीप्ति पाई जाती है। अब जैव संदीप्ति अलग अलग रंग में है, यानी कि क्या है? ये अलग अलग रंग में चमक रही है, अलग अलग रंग की दिखाई दे रही है। तो अलग अलग रंग की दिखाई देने के लिए कहीं ना कहीं क्या होने चाहिए? अलग अलग रंग के क्या मिलेंगे? वर्णक मिलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि क्या मिलते हैं इसके अंदर? वर्णक मिलते हैं। वर्णक भी कैसे होते हैं? अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। इसी कारण से इसके अंदर क्या मिलता है? जैव संदीप्ति, वो भी अलग अलग रंग का मिलता है। क्लियर? दूसरी बात कर रहे हैं इसके कोशिका भित्ति की। सेकंड लिखिएगा, इसकी कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जिसे लोरिका कहते हैं, जिसे लोरिका, लोरिका, जिसे लोरिका कहते हैं। लोरिका किससे बनी है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये भी हार्ड होती है लेकिन डाइएटम से कम हार्ड होती है। ठीक है, यानी कि ये भी कैसी है? कठोर है, लेकिन डाइएटम की तरह कठोर नहीं है। अब डाइएटम की कोशिका भित्ति को क्या बोला था? फिस्ट्यूल बोला था। ठीक है, और वो किससे बना हुआ था? याद करो जरा, सिलिका से बना हुआ था। यहाँ पर कौन है? डाइनोफ्लैजिलेट है। इसकी कोशिका भित्ति को क्या नाम दिया है? लोरिका नाम दिया है। और इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी और पैक्टिन से बनी। ये भी कठोर है,
लेकिन डाइएटम की तुलना में क्या है, कम कठोर है। ठीक है, अब ना तीसरा जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं इसके नाम से संबंधित है। नाम इसका ध्यान से पढ़ो, नाम का अर्थ निकालो जल्दी। नाम का अर्थ निकालिए कृपया करके, दिमाग लगाइए। देखिए अब डाइनो का मतलब क्या, दो। ठीक है, डाइनो माने दो। फ्लैजिलेट यानी किसके लिए है ये शब्द, ये लिख लियो ना, फ्लैजिला के लिए, यानी कि इसके अंदर कगो का साविका मिलेगा, दो गो। ठीक है, तो अगला बिंदु कितना, 3 नंबर बिंदु है ना। ठीक है, डाइनो, डाइनो यानी कि डाई, डाई माने दो। अब फ्लैजिलेट वर्ड किसके लिए है, फ्लैजिला के लिए, यानी कि कसाविका। तो इसमें क्या होगा, दो कसाविका मिलेगी। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि डाइनो फ्लैजिलेट जो होता है दो कसाविका युक्त होता है। ठीक है, देखो देखो ये हो गया का आपका डाइनो फ्लैजिलेट। अब इसमें मिल रही है कसाविका, एगो कसाविका देखो ये का है, अनुप्रस्थ है। ठीक है, एगो है लंबवत। ठीक है, ये क्या बोला, अनुप्रस्थ जो ऐसे है। ठीक है, लंबवत जो इसके लंबाई के अनुसार है। ये कितनी कसाविका हो गई, एक ये हो गई और एक ये, टोटल कितनी हो गई, दो कसाविका। अब दोनों अलग अलग है तो नाम अलग अलग होना चाहिए ना। चलो नाम देख लेते हैं। जो लंबवत है, इस लंबवत वाली कसाविका का नाम है आपका सल्कस। जो अनुप्रस्थ है इसका नाम है एन्युलस। खत्म करिए फटाक से। दो को मिलता है कसाविका, इसमें एक है अनुप्रस्थ, दूसरा है लंबवत। हो गया। अच्छा वहां पे आपने जैव संदीप्ति वाली जहां पे बात लिखी है ना, वहां पे जगह है तो उसका एग्जांपल भी लिख लो कि कौन जैव संदीप्ति दिखाता है डाइएटम में। सारे लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो दिखाते हैं उनका एग्जांपल लिख लो। अगर वहां पे स्पेस है तो लिख दो पाइरोडिनियम। पाइरोडिनियम जो जैव संदीप्ति दिखाता है, यानी कि जो चमकता है, जैव संदीप्ति, इसको कहते हैं बायो लुमिनिसेंस। कौन है, पाइरोडिनियम। जैव संदीप्ति दिखाने वाला अगर कभी ऐसा आता है एग्जाम्पल में या फिर आपको कहीं एग्जामिनेशन में, इनमें से कौन जैव संदीप्ति को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन में क्या मिलना चाहिए, पाइरोडिनियम। पाइरोडिनियम मिला, हाँ नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं मिलेगा। आपके डाइनोफ्लैजिलेट में तो एक ही है। आपका लगता है कि पाइरोडिनियम को एगो है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखो लाल तरंगे, रेड टाइड्स बोलते हैं इंग्लिश में, लाल तरंगे या लाल ज्वार। अगला पॉइंट, लाल तरंगे लाल ज्वार। लाल ज्वार, ठीक है। देखिए समुद्र की जो लहरें आती हैं उसको क्या कहते हैं, ज्वार। जब जाती है तो क्या कहते हैं, भाटा। याद है, 9वां 10वां पढ़ा होगा, ज्वार भाटा, ना पढ़े हो। अरे जब समुद्र की लहरें तट की तरफ आती है तो क्या कहते हैं, ज्वार। जब वापस लौटती है तो कहते हैं भाटा। नहीं पढ़ेगा, कहां सोए हुए थे उस समय। ये पढ़ाया क्या होगा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जब चंद्रमा सिर पर होता है तो ये ज्यादा लहरें आती है। नहीं पढ़े तो आप या तो सो रहे थे या तो आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो लाल ज्वार याद रखिएगा। इससे पहले क्या देखे, वो लाल समुद्र किसके वजह से था, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम के वजह से था। वो एक प्रकार का नील हरित शैवाल है। तो देखो यहाँ पे दो चीज है, ये जो नील हरित शैवाल लाल पानी दिखा रहा था, वो पानी क्या था, शांत था, उसमें लहरें नहीं थी। तो वो पानी स्थिर था, वो पानी कैसा दिखाई दे रहा था, लाल दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बात किसकी आ रही है, लाल ज्वार की, यानी कि यहाँ पर समुद्री लहरों की बात हो रही है। ये जो समुद्री लहरें आ रही होंगी वो कैसे दिखाई देंगी, लाल। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिम्नोडिनियम और दूसरा गोनिया लैक्स। जिम्नोडिनियम और गोनिया लैक्स, इनके वजह से क्या होता है कि समुद्र की लहरें लाल रंग की आती हुई दिखाई देती है। कंफ्यूज ना होइएगा लाल समुद्र और लाल लहरों में। हो गया। चलिए सबसे पहला बिंदु, यूग्लिनोइड में सबसे पहला बिंदु, ये ज्यादातर
ये ज्यादातर अलवणीय जल, ये ज्यादातर अलवणीय जल अर्थात स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ज्यादातर अलवणीय जल अर्थात स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट के बाद डाइनो फ्लैजिलेट, ये दोनों कहां मिलता था, दोनों जल में मिलता था, लेकिन ज्यादातर कहां मिलता था, लवणीय जल में। ये भी कहां मिलता है, दोनों जल में मिलता है, लवणीय में मिलता है और अलवणीय में, लेकिन ज्यादातर कहां मिलता है, अलवणीय, यानी कि नदी तालाब झरने इन सब में क्या मिलेंगे, आपके यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड क्या है, एक समूह है, किसका समूह है, यूग्लिना का समूह। याद रखिएगा, इसमें कौन आते हैं, यूग्लिना आते। यूग्लिना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल पहला बिंदु क्या देखा है कि ये ज्यादातर कहां मिलते हैं, अलवणीय जल में मिलते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हो गया। अब सवाल है कि सर अगर कोशिका भित्ति ना मिलता है तो इसका आकार कौन सुनिश्चित करेगा, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या करता है, कल ही बताया था ना, किसी भी जीव का या फिर उस कोशिका का क्या करेगा, आकार को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर कोशिका भित्ति है नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आकार सुनिश्चित है। कारण, इसका मतलब कोई तो होगा जो कोशिका भित्ति के स्थान पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, या कोशिका भित्ति के कार्यों को पूरा कर रहा है। कोशिका भित्ति क्या करती है, उस कोशिका का आकार सुनिश्चित करती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं है तो कोई तो होगा ना जो यहाँ पर आकार सुनिश्चित कर रहा होगा। देखिए कौन है वो, तीसरे नंबर पे इनमें मिलता है एक प्रोटीन, ठीक है, और उस प्रोटीन का नाम है पेलिकल। क्या ये पेलिकल वर्ड पहले भी सुने होगा, कहाँ सुने हो, गुणसूत्र के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है प्रोटीन की, उसका नाम भी क्या है, पेलिकल ही है। यहाँ भी क्या है, पेलिकल, यानी कि यूग्लिनोइड में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लेकिन किंतु परंतु इसकी कोशिका का जो आकार है वो सुनिश्चित किया जाता है, किसके द्वारा, एक प्रोटीन के द्वारा, जिसका नाम है का पेलिकल। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा। तीसरा पॉइंट भी, दूसरा पॉइंट हो गया, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है या नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इनमें प्रोटीन से बनी हुई एक अस्तर, प्रोटीन से बनी हुई एक अस्तर है, इनमें प्रोटीन से बनी हुई एक अस्तर है जिसे पेलिकल कहते हैं, जिसे पेलिकल कहते हैं, जो इनका आकार सुनिश्चित करने के साथ साथ, जो इनका आकार सुनिश्चित करने के साथ साथ इनमें प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता लिख पाओगे, प्रत्यास्थता, ये बताएगा प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है लचीला, ठीक है, यानी कि इनमें लचीलापन लाता है, कौन लाता है, यही प्रोटीन जिसका नाम है क्या, पेलिकल। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि ये देखो, ये अगर का है यूग्लिनोइड है, ठीक है, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं मिल रही है, लेकिन इसके अंदर एक अस्तर मिल रहा है, कौन है वो अस्तर, पेलिकल। आई पेलिकल कौन है, एक प्रोटीन है जो कि क्या कर रहा है, इसका आकार सुनिश्चित कर रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या प्रदान कर रहा है, प्रत्यास्थता क्षमता प्रदान कर रहा है। अब प्रत्यास्थता क्षमता का मतलब होता है लचीलापन, जैसे आपका रबड़ होता है ना, रबड़ का होता है खींचने पर फैल जाता है फिर सिकुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता क्षमता कहते हैं। तो कुछ ऐसी ही क्षमता ला करके दे देता है किसको, यूग्लिनोइड को, कौन, वो प्रोटीन का अस्तर जिसका नाम है का पेलिकल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बिंदु, इनका अग्रभाग, इनका अग्रभाग अंतर्वलन की तरह मिलता है, इनका अग्रभाग अंतर्वलन की तरह मिलता है, इनका अग्रभाग अंतर्वलन, अंतर्वलन की तरह मिलता है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आधा ना यहां भी लगा सकते हो, अंतर्वलन की तरह मिलता है, जिसे मुख द्वार कहा जाता है। इनका अग्रभाग अंतर्वलन की तरह मिलता है जिसे मुख द्वार कहा जाता है।
मुख्य द्वार कहा जाता है, हो गया। तथा अंदर घूमी हुई संरचना, अंदर घूमी हुई संरचना ग्रहणी कहलाती है। अंदर घूमी हुई संरचना ग्रहणी कहलाती है। देखो जरा इन दोनों एक पॉइंट को जरा समझिएगा। देखिए ये हो गया आपका यूग्लिनोइड, ठीक है। अब यूग्लिनोइड में क्या बोला है कि इसका अग्रभाग जो है वो क्या किया हुआ है, अंतर्वलन कर गया। अंतर्वलन माने अंदर की तरफ सिकुड़ गया, तो इसका ये वाला भाग क्या कहला रहा है, मुख्य द्वार, ठीक है। और ये जो अंदर घुमावदार दिख रहा है इसका नाम है क्या, ग्रहणी, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हो, मुख्य द्वार को कहते हैं सिस्टोन, और इसको कहते हैं रिजर्वॉयर। लिख लीजिएगा या पिक्चर बना लीजिएगा फटाक से, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे इसको। एक मिनट, सिस्टोन, साइटोस्टोन, अगला बिंदु लिखिएगा, पिक्चर बन गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बोले तो इसी में ना, कोई हेडिंग वोडिंग बोले अभी, लिखो अगला पॉइंट। अंतर्वलन में, अंतर्वलन में प्रोटीन की दो संरचना पाई जाती है। अंतर्वलन में प्रोटीन की दो संरचना पाई जाती है। जिसे ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। काहे प्रोटीन से बना हुआ संरचना है, ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और देखो यहां कि दोनों का दोनों कौन है, ब्लीफेरोप्लास्ट किस चीज का बना है, ये प्रोटीन का। आई से निकलता है का, कसाबिका। एगो कसाबिका छोटा है, एगो कसाबिका बड़ा। तो याद रखिएगा ब्लीफेरोप्लास्ट कौन है, प्रोटीन की संरचना। ये आगे चलकर किसका निर्माण कर रही है, दो कसाबिका। आई दोनों का दोनों कसाबिका का है, एगो छोटा है एगो बड़ा है। जल्दी खत्म करो। और ये ब्लीफेरोप्लास्ट कहां पर मिल रहा है, अंतर्वलन में मिल रहा है, ठीक है। कसाबिका है तो क्या काम करेगा, गति प्रदान करेगा, ठीक है। अभी सब लिखवाने वाला चीज नहीं है, एक ही बार में जहां आपको कसाबिका पढ़ाया वहीं पे लिखवा दिया था। दो तरह का चीज पढ़ाया था, एक का पढ़ाया था कसाबिका, दूसरा पक्षमाभ। क्या बोला था, कसाबिका की संख्या कम होती है, पक्षमाभ की संख्या ज्यादा होती है। कसाबिका की लंबाई ज्यादा होती है, पक्षमाभ की लंबाई कम होती है। दोनों की दोनों गति कराती है, लेकिन दोनों की गति में अंतर है। कसाबिका जिस कोशिका के साथ जुड़ी है, इस कोशिका को गति कराएगी, और जबकि पक्षमाभ के संपर्क में जो आएगा वो गति कर जाएगा, है ना। दोनों में अंतर है। जहां भी आपको कसाबिका दिखे सीधा सीधा याद रखिएगा कि जिस कोशिका के साथ जुड़ी है, यानी कि ये यूग्लिनोइड क्या गति कर रहा होगा, 100% कर रहा होगा। कौन करा रहा होगा, कसाबिका करा रही होगी, ठीक है। चलो अगले बिंदु में आ जाओ फटाक से। और देखो पहले समझ लो, उसके बाद ये देखो इसका केंद्रक है भाई। प्रोटिस्टा पढ़ रहे हो, प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। ये है इसका केंद्र, ठीक है। और इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में दो और संरचना मिल रहा है। इस संरचना का नाम है प्रकाश दृक बिंदु। क्या बोला, प्रकाश दृक
बिंदु। ठहर जाओ ठहर जाओ। अभी प्रकाश दृक बिंदु क्या करेगा? इसको कहते हैं आई स्पॉट, आई स्पॉट, या और एक नाम है स्टिग्मा। ये क्या करेगा प्रकाश दृक बिंदु? आपके पास आपका आंख है, अभी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिए आपको 2-4 दिन के लिए, ठीक है? और कुछ दिन के बाद एक साइड में लाइट जला रहे, क्या करोगे आप? प्रकाश की तरफ भागोगे, ठीक है? तो वैसा ही काम करेगा कौन? यूग्लिनॉइड। यानी कि यूग्लिनॉइड के अंदर क्या होती है? एक संरचना जिसका नाम है क्या? प्रकाश दृक बिंदु। और ये प्रकाश की दिशा में गति करता है। गति कौन कराएगा? कसाविका। उस प्रकाश को पहचानने में मदद कौन कर रहा है? प्रकाश दृक बिंदु, ठीक है? चलिए अब लिखिएगा। काहे भागता है पता है? पोषण को प्राप्त करने के लिए। यानी कि जैसे ही प्रकाश की दिशा में भागेगा, इसको कुछ ना कुछ कहीं महसूस होगा, फिर वो क्या करेगा? भोजन को प्राप्त करेगा। अब भोजन कहां से लेकर जाएगा? मुख द्वार से लेकर के जाएगा। लेकिन इनमें प्रकाश दृक बिंदु, इनमें प्रकाश दृक बिंदु पाया जाता है। जो इनमें प्रकाश दृक बिंदु पाया जाता है, जो प्रकाशीय संवेदना, जो प्रकाशीय संवेदना को ग्रहण करता है, जो प्रकाशीय संवेदना को ग्रहण करता है। हो गया? इनमें प्रकाश दृक बिंदु पाया जाता है जो प्रकाशीय संवेदना को ग्रहण करता है। अब संवेदना का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का कोई मैसेज। अब हम ही अगर एक अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, कहीं से प्रकाश जला, तो प्रकाश जला तो हमारे लिए क्या है? वो एक मैसेज है, एक संवेदना है। और यदि हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं तो हमारे पास क्या है? आंख है, ठीक है? इसीलिए इसको भी नाम दे रखा है क्या? आई स्पॉट, ठीक है? या फिर बोला स्टिग्मा या प्रकाश दृक बिंदु। अब ये जो दोनों संरचना इसमें मिल रही है, ये क्या करेंगी? तो प्रकाशीय संवेदना को ग्रहण करने में इसको मदद करेंगी। जैसे ही इसको प्रकाश की दिशा में जाना होगा, अब काहे जाएगा जरा बताओगे? भोजन को प्राप्त करने के लिए। ये क्या है? जरा याद करो तो। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, क्या थे? जरा इनका हेडिंग में क्या रखा? स्वपोषी प्रोटिस्ट थे। स्वपोषी प्रोटिस्ट क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं बनाएगा। अंधेरे में, प्रकाश के रास्ते में ना, या फिर प्रकाश जहां पर होगा वहां पे ना, तो प्रकाश में जाने के लिए कोई इसके अंदर एक सेंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब वही वो सेंसर है कौन? प्रकाश दृक बिंदु। मान लो कि बैठा है अंधेरे में, कहां पर होगा? पानी की सतह पर होगा ये, ठीक है? अब पानी की सतह पर मिल रहा है या प्रकाश इसके पास है ना, तो प्रकाश नहीं है तो क्या करेगा? भोजन बना पाएगा? ही नहीं बना पाएगा। और दूसरे साइड में प्रकाश मिल रहा है तो क्या होगा? इसका जो प्रकाश दृक बिंदु है, ये प्रकाशीय संवेदना को ग्रहण करेगा और तुरंत मैसेज देगा किसको? कसाविका को। कसाविका तुरंत नाचना चालू करेगी और इसको कहां ढकेल के ले जाएगी? प्रकाश की दिशा में लेकर के चली जाएगी। जैसे ही प्रकाश में जाएगा क्या करना चालू कर देगा? भोजन बनाना शुरू कर देगा। अब बात समझ में आई? चलो आ जाइए अगले बिंदु में। अब इसके पोषण से संबंधित बात है। ये पोषण कैसे प्राप्त करता होगा जरा बताओ तो? पोषण कैसे प्राप्त करता होगा? स्वपोषी है ना, ठीक है। अब मिटाए इसको। चलिए अगर हम इसके पोषण की बात करें तो इसमें पोषण कैसा मिलता है? ये कैसा है? स्वपोषी है। स्वपोषी है, इसका मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएगा। कौन से विधि से? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना भोजन स्वयं बना लेगा। कब? दिन में, रात में थोड़ी। रात में तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर पाएगा, तो रात में क्या करेगा? रात में कुछ ही करेगा ही। तो याद रखना कि दिन में तो कैसा है? स्वपोषी है, रात में गबड़ा जाएगा ही, रात में हो जाएगा ही परपोषी। भाई दिन में भोजन चाहिए तो उसने क्या कैसे कर लिया? अपना भोजन कैसे बनाया? प्रकाश संश्लेषण से बनाया। रातों में भोजन चाहिए ना, रात में प्रकाश नहीं है इसके पास, भोजन कैसे बनाएगा? तो ये क्या करेगा? परपोषी बन जाएगा, दूसरे को खाना चालू कर देगा, है ना, दूसरे पर निर्भर हो जाएगा। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा पेड़ पौधा क्या करता है कि रात भर अपना भोजन बना, दिन भर अपना भोजन बनाया, और जो बनाया उसको रात भर क्या कर? उपापचय क्रियाओं के द्वारा उसमें कहीं ना कहीं अपना ऊर्जा बना रहा है, ठीक है। रात में आपने सुना होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। काहे? क्योंकि दिन भर जितना ऊर्जा बनाया है ना, रात में श्वसन के माध्यम से उस ऊर्जा का प्रयोग करता है, और जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और जब वो श्वसन करेगा पेड़ पौधा तो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो भरपूर मात्रा में बनाता है, रात में आराम से बैठ के इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन ये वैसा नहीं है ना बाबू, ठीक है। पहला तो ये कैसा है? एकल कोशिकीय,
ठीक है। अब पेड़ पौधा कैसा है, बहुकोशिकीय है, उसको उच्च श्रेणी में रखा गया, इसको निम्न श्रेणी में रखा गया, अंतर तो है ना, ठीक है। अभी रात में क्या करेगा, परपोषी जैसा काम करेगा, परपोषी जैसा काम करेगा माने क्या हो जाएगा, दूसरे पर जाकर के ही निर्भर हो जाएगा। अब किस पर निर्भर होगा भाई, परजीवी पर। ये बउआ परजीवी एक दूसरा पे निर्भर रहता है, परजीवी पे कौन निर्भर रहता है जी, परजीवी माने क्या होता है, एक ऐसा जीव जो किसी जीव के ऊपर या तो अंदर पाया जाता हो, यानी कि परजीवी तुम्हारे ऊपर होगा या तुम्हारे अंदर होगा, तो परजीवी ना तुम पर निर्भर है जी। ऐसा इंसान है कि तू परजीवी पे निर्भर हो जा रहा है, बहुत इंसान हो, कभी ऐसा सुने हो, तू नया नया काम बताता है हमको कि परजीवी पे कोई जीव निर्भर होता है, बुड़बक नहीं। देखो इधर क्या बोला कि परपोषी हो जाएगा तो किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर हो जाएगा, यानी कि दूसरे जीव को क्या करेगा, ही खा जाएगा। अब समस्या है किसको खाएगा, देखो किसको खा रहा है, डाइएटम पढ़ लिए हो, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम को और डाइनोफ्लैजिलेट को खा जाएगा रात में, बात समझे। यानी कि उस जल में कौन है, डाइएटम है, बिल्कुल है, डाइनोफ्लैजिलेट है, बिल्कुल है, यूग्लिनोइड है, बिल्कुल है, ठीक है। अरे बहुत कम है, इतना है ना कि अपना भोजन बना लेगा वो, ठीक है। अब तो वही बात हो गई ना कि बाप रे बहुत जबरदस्त भूख लगी है और उस समय में कुछ होना है, एक रोटी मिला, अरे एक रोटी छोड़ो, रात में तो मिक्सचर मिल जाता है ना, तो बहुत ही हो जाता है ना, जबरदस्त भूख लगा, देखो लगा इसको कब का है ना, अब भूख लगा हुआ है, भोजन है नहीं, कुछ खाने को है नहीं, मिक्सचरों मिल गया है, तो मिक्सचर खा के पानी पी लीजिए, कम से कम राहत मिल जाएगी ना, है। तो ये आपका डाइएटम डाइनोफ्लैजिलेट का होगा, इसके नाश्ते के समान होगा ना जी, दिन भर भरपूर क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, अपना भोजन लगातार बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में क्या हो रहा है, इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो कैसा व्यवहार करेगा, ये परपोषी के जैसा, माने क्या हो जाएगा, दूसरे पर ही निर्भर, इसको खा जाएगा, डाइएटम को और डाइनोफ्लैजिलेट को। हाँ बोलो, अरे रात में प्रकाश की जरूरत का है, अरे बाबू ये प्रकाश कौन, एक मिनट देखो जरा, कहाँ गया, पिछले पॉइंट में था, प्रकाश दृक बिंदु, प्रकाश दृक बिंदु में जरा पढ़ो तो क्या लिखवाया है, प्रकाश ये संवेदना को ग्रहण करता है जी, तब कि प्रकाश में तुम्हारी तरह आंख खोलेगा, खोजेगा कहाँ है डाइएटम, वो प्रकाश किस संवेदना को ग्रहण करता है, समझे। प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करना हमारे क्या होता है कि जिस क्षेत्र में क्या पड़ा है, प्रकाश पड़ा है, देखो इधर ये लो, इस समुद्र का पानी हो गया ना, इस पर कौन मिल रहा है, ये लो यूग्लिनोइड मिल रहा है, ठीक है। इधर क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। अभी प्रकाश के उपस्थिति में किसको खोजता नहीं है, ठीक है, प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करता है, यानी कि जिधर से प्रकाश आ रहा है इसके अंदर मिल रहा है प्रकाश दृक बिंदु। अब प्रकाश दृक बिंदु क्या करेगा, इस प्रकाशीय संवेदना को केवल ग्रहण करेगा कि इस क्षेत्र में क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, धीरे 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 यहाँ का साबिका इसकी घूमनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे कहाँ बढ़ जाएगा, प्रकाश की रास्ते में आगे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, बोलेगा बस बस हो गया, प्रकाश मिल गया। अब वहां क्या करना चालू कर देगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में किसी खोजता नहीं है, केवल ये प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करता है कि किस दिशा से प्रकाश आ रही है और उधर ही मूव कर जाएगा, उधर चला जाएगा, काहे चला जाएगा, क्योंकि क्या करना है इसको, प्रकाश संश्लेषण करना है ना। ये मत कहिएगा कि प्रकाश की उपस्थिति में डाइएटम को खोजेगा, डाइनोफ्लैजिलेट को खोजेगा ना, समझे। अच्छा देखो हम ही लोग का नाक भूगुन, सॉरी नाक भूगुन जाने का मतलब मुंह और हाथ का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि अंधेरे में कुछ दिया जाएगा खाने को तो कभी भी इतना मिस्टेक नहीं करके नाक में नहीं खा पाओगे, जब खाओगे तो मुख में ही खाओगे, है ना। तो वैसे ही कहा है भैया, इसको भूख लगा है, रात में ही प्रकाश संश्लेषण न करेगा तो क्या करेगा, ये परपोषी के जैसा व्यवहार करेगा, और परपोषी के जैसा व्यवहार करेगा तो किसको खा जाएगा, डाइएटम को और डाइनोफ्लैजिलेट को। ये कंफ्यूजन बाहर निकाल दीजिएगा कि प्रकाश दृक बिंदु किसी को खोजवाता है, किसी को खोजवाता नहीं है, ये क्या करता है, खाली प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करेगा और प्रकाश की दिशा में इसको जाने में मदद करेगा, बस, ठीक है। जब ये कब होगा कहानी, दिन में, रात में ना तो प्रकाश मिलेगा ना ही प्रकाश संश्लेषण करेगा तो नहीं कर पाएगा, फिर भी इसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, उस समय कैसा व्यवहार करेगा, ये परपोषी के जैसा डाइएटम को डाइनोफ्लैजिलेट को क्या करेगा, खा जाएगा। हाँ बोलो, हाँ वो मैनेज कर लेते हैं, ये भूखड़ किस्म का आदमी है ना, वो मैनेज कर लेता है। सही बताओ, इसमें से सब राती में उठ के खाता है नहीं ना, एक आध को खाता होगा सब, बस तो वैसे ही है? अब अपने आप को आप खुद कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, तभी खत्म करिए, जल्दी हो गया। देखो अब मैं इसको केवल पोषण बोलूं तो अच्छा रहेगा या मिश्रित पोषण बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, काहे क्योंकि ये मिश्रण उससे दिखा रहा है ना, स्वपोषी भी और परपोषी भी। तो अगले बिंदु में आप खुद से लिखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे खुद से लिखिएगा क्या कि ये कैसा पोषण दिखाता है, मिश्रित पोषण दिखाता है, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है और परपोषी की तरह व्यवहार भी। बच्चिया ठहर जाओ, कहाँ लिख रही हो सब, तो समझाना चाह रहे हैं, आपका समय हो रहा है, ये भी थोड़ा सा देखिए, ठीक है। दूसरा एक शब्द लिखता हूं इनके लिए, तरह समझिएगा कि जब ये स्वपोषी की तरह व्यवहार कर रहे हैं कब, दिन में, तब मैं क्या इसको पादप प्लावक कह सकता हूं क्या, पादप प्लावक,
प्लावक इसलिए बोला क्योंकि पानी की सतह पर है। अपादप इसलिए बोला क्योंकि क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला इसको, पादप प्लावक। अच्छा, कल मैं समझाने के क्रम में कहीं पे जंतु प्लावक लिखा था क्या, जंतु प्लावक। रात में कैसा काम करेगा ये, जंतु प्लावक के जैसा। अब प्लावक माने फिर से पानी की सतह पर। बड़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लेकिन रखते हो तुम लोग, एकदम आंख से आंख मिला रहे हमसे, लेकिन इधर चल भी रहा है। कैसे सीख लेते हो यहाँ से जी, कहाँ से इतना कला आ जाता है, एकदम बहुत है एक्सपीरियंस वाला उसको। प्लावक माने का हो गया, सतह पर तैर रहा है। क्या बोला इसको, जंतु प्लावक। जंतु का होता है दूसरे पर निर्भर रहता है ना। तो याद रखिएगा कि जो आपका यूग्लिनॉइड है, ये दिन में कैसा कार्य कर रहा है, पादप प्लावक की तरह, रात में कैसा कार्य कर रहा है, जंतु प्लावक। यानी कि सतह पर ही रहेगा, लेकिन अभी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, दूसरे का भक्षण कर रहा है। और दूसरे का भक्षण करने वाले कौन है, जंतु ही है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जंतु। ठीक है, चलिए ये दो पॉइंट जाके खुद से लिखिएगा, लो उतारते रहो। लगभग हमने क्या खत्म कर लिया है, अपना स्वपोषी प्रोटिस्ट खत्म कर लिया।